10 साल, 20 साल, 30 साल। अब वो उस टाइम स्केल में, जब आप 20 साल 30 साल के टाइम स्केल में बोल रहे हो ना, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जो हर कोई डिस्कस नहीं करता। वो आ जाता है कि आपका जो बच्चा आप लेके गए थे फॉरेन में, वो बड़ा होके क्या करता है, उसकी सोशल लाइफ कैसी होती है, उसका भी पर्सनल लाइफ बन जाता है वहाँ पे, वो कैसे होता है, वो कैसे शेप होता है। ये बहुत कम डिस्कस किया जाता है इंडिया में फॉरेन में सेटल होने के बारे में। इसमें तो सबसे बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। जो बच्चा इंडिया में परवरिश हुआ और जो बच्चा फॉरेन में परवरिश हुआ, मिड 20s में हो गया, करियर बनाया, जॉब करा, शादी करी, बहुत बड़ा एक फ़र्क हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि इंटरजेनरेशनल कल्चर। इसको बोलते हैं ना इंटरजेनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से बढ़ के 2 जनरेशन, 3 जनरेशन्स। नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक फिर से फैमिली ओरिएंटेड है। आपने टाइटल में देखा ही होगा, यंग फैमिलीज़ स्पेसिफिकली, और मेरा टारगेट ऑडियंस भी यही है, यंग फैमिलीज़ इन इंडिया और लिविंग आउट ऑफ इंडिया। क्योंकि मेरा मानना है कि इंडिया का फ्यूचर यही लोग बनाएंगे। ये जो यंग फैमिलीज़ है, जो यंग फादर है, मदर है, उसका जो लेट से छोटा बच्चा है या टीनेजर है, अर्ली 20s में है, वो भी है इस सेगमेंट में। मेट्रोपॉलिटन है, अच्छे खासे जॉब्स में भी है इंडिया में, अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल है, मॉल्स घूमते हैं, अच्छी गाड़ी है या डिसेंट गाड़ी है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन। यही मेरा टारगेट ऑडियंस है और यही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाएंगे। और इन्हीं के पास ये ऑप्शन भी होती है फॉरेन जाने की। हर किसी के पास तो ऑप्शन नहीं होता है ना कि एक दिन सोच लिया कि फ़ॉरेन निकल जाए तो निकल गए। इनके पास होता है, इतना इजी भी नहीं है पर ऑप्शन होता है। अगर हाथ पैर मारो तो हो जाती है। तो मैं आज यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसे जो फैमिली है जिनका लाइफ इंडिया में भी अच्छा खासा है, क्या उनको ये सारे आराम, सहूलतें, सारे बेनिफिट्स, सारे फैमिली कनेक्शंस, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या फ़ॉरेन में जाना चाहिए? अब जब मैं फ़ॉरेन बोलता हूँ ना, इसको भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं फ़ॉरेन स्पेसिफिकली वो इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लोफिल कंट्रीज़ जिनको बोलते हैं ना, इनको मीन करता हूँ। जैसे हो गया यूके, हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ना एक अलग ग्रुपिंग है। इनके कल्चर्स भी कुछ कुछ सिमिलर है, कुछ कुछ मिलते हैं, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ है कि इनको आप एक साथ एक ग्रुप की तरह डील कर सकते हो। अब कुछ और कंट्रीज़ भी है जिनमें यंग इंडियंस जाते हैं या इंडियन फैमिलीज़ जाते हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हो गया, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर सिंगापुर में जाते हैं एशिया में, हांगकांग में जाते हैं, और भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं। आजकल तो आयरलैंड में भी जाते हैं, जर्मनी में भी जाते हैं। ये यूरोप में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पर ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं है। आप आयरलैंड को सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि काइंड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, पर वो तो इंग्लिश स्पीकिंग तो फिर सिंगापुर भी है। तो कुछ ऐसे ही मानो कि इनका जो ग्रुपिंग है, इनको मैंने अलग रखी है। तो आज का वीडियो इन कंट्रीज़ के लिए नहीं है। ये जो मैंने बोला ना, आयरलैंड, जर्मनी, फिर इटली हो गया, फिर ये गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, ये अलग है। अब देखो, जो एंग्लो स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज़ हैं, इनमें जाने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लॉसेस भी है, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। अब देखो, बेनिफिट्स पता है क्या है? उसमें भी 2 टाइप के बेनिफिट्स हैं। एक तो हो गई शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, जो हर कोई डिस्कस करता है, बहुत कॉमन है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे कि हो गया, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, पानी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, खान पान बहुत अच्छा है। अब ये रियली डिपेंड्स। जब मैं बोलता हूँ ना खान पान बहुत अच्छा है, फूड क्वालिटी अच्छा है, बहुत लोग बोलेंगे जो वेजिटेरियंस हैं उनको तो दिक्कत होती है, सारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स मंगवाने में, मिलने में दिक्कत होती है, बाहर जाके दिक्कत होता है, वो तो है ही। पर जो फूड का जो क्वालिटी है ना, आपने सब्ज़ी ख़रीदा, बहुत महंगा है सब्ज़ी, पर उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ना, उसमें पेस्टिसाइड्स भी शायद नहीं होगा। अब आप चिकन मीट मंगवा रहे हो, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्रास फेड सब कुछ मिलता है। जैसे रेड मीट हो गया, वो पूरा ग्रास फेड, जो भेड़ या बकरी हो गए, वो नेचुरल जो ज़मीन के ऊपर चढ़ के, फील्ड्स के ऊपर घास खा के वो मीट बना रहे हैं।
इंडिया में तो क्या होता है कि कुछ भी हो, ये सारे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड सारे जो चीज़ें हैं वो खिला देते हैं, उसमें मीट क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं होता, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर इन्वायरमेंट तो मैंने बोल ही दिया, एक पर्सनल स्पेस भी होता है, सब कुछ खुला खुला होता है। इंडिया में जैसे सब कुछ बड़े कंजेस्टेड है, एक छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, यू आर ऑलवेज रबिंग शोल्डर्स विद अदर पीपल, लिटरली। आप कोई बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ते हो, समर्स में आपको पता है व्हाट आई मीन आप कहीं पे भी जाते हो, लाइन में खड़ा होते हो, लोग आपके ऊपर बम्प ओवर कर जाते हैं कि कोई पर्सनल स्पेस की कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे इंडिया में नहीं है कि किसी का एक स्पेस होती है, इतना नज़दीक इंसान के पास नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे फॉरेन में ये चीज़ नहीं है, ये वेस्टर्न जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्पेस है, लोगों को भी वो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हमें थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना चाहिए। घर भी होते हैं बड़े सेक्शंस के ऊपर, उसमें भी थोड़ा सा खुला खुला होता है कि ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर सारा घर है या पूरा एक बिल्डिंग है एकदम, जैसे होता है ना बी हाइव की तरह पूरा एक बिल्डिंग है, उसमें एक छोटा सा एक डब्बे के अंदर एक फ्लैट में आप रह रहे हो, ये भी कम है। हालांकि बड़े शहरों में अगर आप बिल्डअप CBD में अगर आप रहते हो तो उसमें भी आपको, ऐसे देशों में भी शायद फ्लैट में रहना पड़ेगा। हालांकि फैक्चुअली ये होता है कि जो फैमिली होता है ना, जो इंडियन फैमिली फॉरेन में जाते हैं, फैमिली रेस करने के लिए थोड़ा ही ना अपार्टमेंट होता है, फ्लैट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। वहाँ पे तो ये होता है कि अगर आप सिंगल हो, बैचलर हो, CBD में काम करते हो शहर के अंदर, तो कुछ दिन आपने रह लिया, कुछ साल रह लिया, ऐसा है। फैमिलीज नहीं रहती यूजुअली, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर तो सबर्ब्स में रहते हैं जहाँ पे बहुत स्पेस है, आपका एक बैकयार्ड होगा, एक फ्रंट यार्ड होगा, आप हफ्ते में एक बार आप लॉन मोइंग करोगे, उसका भी अलग मज़ा है, आप गार्डनिंग करोगे, ये सारी चीज़ें तो है ही। उसके साथ ये भी आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस, जो मेरा टारगेट सेगमेंट है, मैंने बोला ना यंग प्रोफेशनल्स विद ए यंग फैमिली, शायद हस्बैंड वाइफ दोनों IT में काम कर रहे हैं या शायद हस्बैंड IT में काम कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है फॉरेन जाने की, तो इनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अब इंडिया में भी जैसे मैंने बोला कि पैकेजेस आजकल अच्छा मिल जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें अच्छे सैलरीज है, पर ये अच्छे सैलरी अगर आपका होगा ना, अच्छा पैकेज होगा, तो आपको पूरा निचोड़ लेगा, जिसको बोलते हैं ना, आपको 13-14 घंटे भी शायद काम करना पड़े अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे हो, पर ये चीज़ अच्छा है वहाँ पे। ये जो एंग्लोफिल वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यहाँ पे तगड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है। आपके 7.5 घंटा आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो आप 7.5 घंटा करोगे, 8 घंटा है तो 8 घंटा करोगे। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो या 7.5 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपका मैनेजर आके आपको बोलेगा कि आप प्लीज़ घर जाओ, या अगर वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर लेवल पोजीशन है, डेडलाइन है, तो बोलेगा ठीक है आज आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, जिस दिन भी थोड़ा सा खाली मिले, काम कम हो, तो उस दिन ज़रूर एडजस्ट कर लेना। मैं भी ऐसा ही करता था, स्टाफ को बोलता था, हमेशा इनकरेज करता था कि यू शुड नेवर वर्क एक्स्ट्रा। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत बढ़िया है। फिर हफ्ते में 5 दिन होती है जनरली काम, आजकल तो हाइब्रिड वर्क हो गया है, हफ्ते में शायद 2 बार आप ऑफिस जा रहे हो, 3 दिन घर से काम कर रहे हो, वीकेंड पूरा छुट्टी, आप फिशिंग करने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, बहुत तगड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है। फिर हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जनरली स्पीकिंग। अब मुझे पता है बहुत लोग इंडिया में बोलेंगे इंडिया में तो IITs है, IIMs है, इनसे कौन टक्कर लेगा, अभी तो सारे CEOs IIT से आ रहे हैं। पर बात पता है क्या है कि वो तो आपने टॉप 0.1% की बात कर रहे हो ना इंडिया में, जो 99.99% ऑफ द एजुकेशन है उसका क्वालिटी के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो, तो ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इन जनरल ज़्यादातर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स की क्वालिटी बेटर होती है, एक सेफ एनवायरनमेंट भी होता है। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली इंडिया के हिसाब से वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सेकेंडरी एजुकेशन भी बहुत अच्छा होता है। टर्शरी एजुकेशन में आप बोल सकते हो कि इंडियन जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं 1% वाले, वो टक्कर के हैं, कुछ हिसाब से बेटर भी हो सकते हैं, बट रियली डिपेंड्स। पर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में तो आप जनरली, मैंने जितना देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रियली हाई। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जो होता है ना, टीचर टू स्टूडेंट के इतने स्टूडेंट के लिए एक टीचर जैसे होता है ना, वो रेशियो फॉरेन में बहुत अच्छा होता है। आपको इंडिविजुअल एक केयर मिलता है, अटेंशन मिलता है, बुलिंग बहुत कम होती है, जो बच्चों का इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
ये तो एक फैक्ट है कि इंडियन बच्चे बहुत एक दूसरे को बुली करने की आदत भी रखते हैं। ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है कि इंडियन पेरेंट्स बच्चों को रोकते नहीं हैं, ढंग से डिसिप्लिन नहीं करते। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने दूसरे लोगों को भी देखा है बोलते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए, और ये फॉरेन में होता भी है। मैंने बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि इंडियन चिल्ड्रन आर जनरली बैडली बिहेव्ड, क्योंकि पेरेंट्स उनको डिसिप्लिन नहीं करते। बच्चे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, बच्चों को कभी डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, दे आर जस्ट बीइंग देमसेल्व्स। यही इंडियन कल्चर है। तो दिस ब्रीड्स बुलिंग इन स्कूल। इंडिया के स्कूल में बहुत बुलिंग होती है, तो वो वहाँ पे बहुत कम है। हाँ, अगर आप बुरे एरियाज़ में बेकार एक दो स्कूल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बुलिंग होती होगी, वहाँ पे होता भी है। हर जगह पे अच्छा बुरा होता है, पर वो बहुत कम है। तो ये तो हो गए सारे आपके जनरल फैक्टर्स, जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म फैक्टर्स, जो ज़्यादातर लोगों को पता है या लोग डिस्कस करते हैं। पर मैं जो आपके पास एक और पहलू लेके आऊँगा वो है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म में किसको बोलता हूँ? 10 साल के ऊपर वाले, 10 साल, 20 साल, 30 साल। अब उस टाइम स्केल में जब आप 20 साल 30 साल के टाइम स्केल में बोल रहे हो ना, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जो हर कोई डिस्कस नहीं करता। वो आ जाता है कि आपका जो बच्चा आप लेके गए थे फॉरेन में, वो बड़ा होके क्या करता है, उसकी सोशल लाइफ कैसी होती है, उसका भी पर्सनल लाइफ बन जाता है वहाँ पे, वो कैसे होता है, वो कैसे शेप होता है। ये बहुत कम डिस्कस किया जाता है इंडिया में फॉरेन में सेटल होने के बारे में। इसमें तो सबसे बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। जो बच्चा इंडिया में परवरिश हुआ और जो बच्चा फॉरेन में परवरिश हुआ, मिड 20s में हो गया, करियर बनाया, जॉब करा, शादी करी, बहुत बड़ा एक फ़र्क हो जाता है। जिसको बोलते हैं ना कि इंटरजेनरेशनल कल्चर, इसको बोलते हैं ना इंटरजेनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से बढ़ के 2 जनरेशन, 3 जनरेशन्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई कज़न होगा जो फॉरेन में रहता है, अपने यंग फैमिली को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और आप यहीं पे अपने यंग फैमिली के साथ आप रहते हो। मार्क माई वर्ड्स, फॉर बेटर और फॉर वर्स, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, उसका जो बच्चा होगा ना, बड़ा होके उसके साथ आपके बच्चे का ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। हो सकता है कि आपका बच्चा उससे आगे निकल गया हो, बहुत अच्छा हो, बहुत संस्कारी हो, स्टडीज़ में अच्छा हो, करियर अच्छा हो, और वो शायद बेकार गलत एसोसिएशन में आ गया हो, कुछ ना कर पाए, ये भी हो सकता है। पर एक बहुत बड़ा फ़र्क हो जाती है कल्चर में, अपब्रिंगिंग में, वैल्यूज़ में, एक्सपोजर में, बहुत बड़ा एक डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि जब आप फॉरेन में पले बड़े होते हो ना, ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्रीज़ बड़े मल्टी कल्चरल होते हैं, क्योंकि दे आर बिल्ट ऑन इमिग्रेंट्स। हर दूसरा बंदा एक इमिग्रेंट है, तो यू गेट ए लॉट ऑफ एक्सपोजर इनटू डिफरेंट कल्चर्स। पूरे दुनिया भर के बच्चों के साथ आप बचपन से इंटरेक्ट करते हो, तो उनके कल्चर, उनका रहन सहन, खाना पीना, सबके साथ आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक्सपोजर हो जाती है। आपकी जो सोचने का जो एक नज़रिया है ना, वो भी कई बार चेंज हो जाता है। फिर आप बड़ा होके जब आप पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाते हो, चांसेस आर कि वो बच्चे जो वहीं पे बड़े हुए हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, चांसेस आर दे माइट मैरी समवन लोकल। अब लोकल का मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया में अपने स्टेट से भी हो सकता है, इंडिया का ही हो सकता है, पर दूसरे कल्चर से इंडिया में, जैसे हो गया कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई वेस्ट से है, कोई ईस्ट से है। उससे आगे बढ़ के ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई लोकल जो फॉरेनर्स है, वाइट्स है या ब्लैक्स है या हिस्पैनिक्स है या कोई चाइनीज़ है, उनसे भी शादी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है। और जनरली देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो तब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। उसके भी एक जनरेशन आगे जाओ, फिर उसके जब बच्चे होते हैं ना, ये मिक्स कल्चर वाले जो बच्चे होते हैं और जो इंडिया में रह गया उसके बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। वो बढ़ता रहता है, जितना जनरेशन आगे निकलता है वो डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फॉरेन जाके सेटल होना इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गेटिंग ए गुड एनवायरनमेंट, गेटिंग इन इंटरनेशनल एक्सपोजर, गुड स्कूल्स। इट्स ए लाइफ चेंजिंग डिसीजन। 2 जनरेशन बाद जो इंडिया में रह गए और जो फॉरेन में चला गया, उनमें इतनी डिफरेंसेस हो जाती है। अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है, पर डिफरेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि उनमें ज़्यादा कुछ कॉमन बचता नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप सोचो, अगर आप फॉरेन जाने के लिए सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके तभी डिसीजन लो। तो मैं ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। पुट इट डाउन इन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू want me to expand any of the points that I have raised today, or if you don't agree with anything that I have talked about. Till the next video, thank you for today. Bye.